Jai Hind students, very good morning. Dear students, I welcome you to the first class of economics for CUET 2023. Uh, सबसे पहले हम आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मेरा नाम क्या है. तो माय नेम इज सी अंकित तिल्हा. आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स for CUET 2023 attempt, and here at Lilha Education Center we will be taking all the three modes of classes. हमारी तीन तरीके की क्लासेस चलती हैं. तीन मोड्स होते हैं क्लासेस के, आपको पता होगा. तो हम लोग फेस टू फेस, ऑनलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड तीनों ही मोड्स पे आपको पढ़ाते हैं. ठीक है. आपके प्रिपरेशन का क्या मोड है, क्या सिलेबस है, कैसे करके प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे. तैयार हैं आप लोग? CUET. पहले ये बताइए, आपको CUT का पूरा नाम पता है ना? दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. देखो, किसी भी चीज को अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, तो वो आपको अपने सामने दिखाई देना चाहिए. किसी भी चीज का टारगेट अगर आपका है तो वो आपको दिखाई देना चाहिए. हमने जो भी कोर्स किया, जैसे मान लीजिए हमने सीए किया, तो हमने सीए को अपने टारगेट के तौर पे हमेशा लिखा. तो हमेशा अपनी कॉपी के फ्रंट में जो आपका टारगेट है वो लिखा करो, दैट यू हैव टू क्वालिफाई CUET 2023. वो आपके दिमाग में एकदम शुरुआत से होना चाहिए. और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कैसे करके पढ़ाई करनी है. देखिए, इसका सिलेबस क्या है. ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए, पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. और पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस पे एग्जामिनेशन होता है. इस एमसीक्यू पैटर्न के अंदर में +5 और -1 की मार्किंग स्कीम होती है. आपको पता है टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में? अगर हम इकोनॉमिक्स डोमेन की स्पेसिफिकली बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर में आपके 60 क्वेश्चंस, सॉरी 50 क्वेश्चंस रहते हैं. और उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट 40. ठीक है. अब सारे 50 अटेम्प्ट नहीं कर सकते. यू कैन अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. अच्छा है, मतलब अच्छी खासी चॉइस भी दी गई है आपको. फिर उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इनसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इकोनॉमिक्स रिक्वायर करेंगी, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इसके थ्रू आपका एडमिशन होगा. तो इकोनॉमिक्स DU, BHU में ये स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है. BHU में ये स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में रिक्वायर्ड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है, MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, प्लस और भी कई तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता ही है. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर में आपको एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर में मेनली रिक्वायर्ड रहेगा आपका. तो बीकॉम के लिए जनरली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अधिकतर यूनिवर्सिटीज के अंदर में इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है. इसका सिलेबस क्या है? इसका जो सिलेबस है वो भी एनटीए द्वारा ही प्रिस्क्राइब्ड है. क्या सिलेबस इसका प्रिस्क्राइब्ड है ये देखिएगा. ये वो सिलेबस है जो कि एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर इकोनॉमिक्स. 3 यूनिट्स हैं इसके अंदर में. एक है आपका, या 3 पार्ट है कह लीजिए. एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और तीसरा सेक्शन है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का. इंडियन इकोनॉमिक्स का
तो ये 3 सेक्शंस हैं इन टोटल। कौन से 3 सेक्शंस हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। इसको पढ़ने के लिए हम लोग आपको अपनी तरफ से एक बुक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस बुक के अंदर में आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, इसके अंदर में नोट्स भी दिए हुए हैं आपके, इसके अंदर में आपके एमसीक्यूज भी हैं। तो वो सारी चीजें जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड, ये स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। तो ये बुक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बुक के साथ साथ में आपको अपने नोटबुक भी एक मेंटेन करनी है। देखिए, अपने जो पर्सनल नोट्स होते हैं उसका कभी भी कोई तोड़ नहीं होता है, जो हम लोग खुद से अपने लिए बनाते हैं। तो आपको अपने प्रिपरेशन के लिए खुद के भी नोट्स तैयार करने होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले शायद आप ये बुक पूरी की पूरी पलट के ना देख पाए, तो फिर आप उस मोमेंट पे क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पलट करके देख सकते हैं वो क्लास नोट्स जो कि हम लोग क्लास के दौरान ही लिखेंगे। तो क्लासेस के दौरान भी हम लोग ढेर सारा मटेरियल लिखा करेंगे, और इस बुक को मेनली हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज किया करेंगे कि अगर हमने पढ़ लिया उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम इस बुक को ओपन करेंगे और प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को हम इंसिस्ट करेंगे कि अपनी एक नोट्स के लिए कॉपी अच्छे से मेंटेन करना है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ लिखने वाले हैं अपने सीयूईटी के पूरे प्रिपरेशन के दौरान। हम लोग बहुत कुछ उस नोटबुक के अंदर लिखने वाले हैं। तो आपके पास अपनी एक स्पेसिफिक नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर में आप नोट्स मेंटेन करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपने सिलेबस में 3 सेक्शंस हो गए। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे तो देखिए बहुत वाइड है, लेकिन हम लोगों को पूरा पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। हमें स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ना है। कौन सा पोर्शन? इंट्रोडक्शन पोर्शन, जिसमें समझाया जाता है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी होगी। फिर इसके बाद हम लोगों को डिमांड, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड सीखते हैं, और यूटिलिटी एनालिसिस। इतना तक का पोर्शन ही हम लोगों को सीखना है, इसके अलावा और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक इंट्रोडक्शन है, एक डिमांड है और एक यूटिलिटी एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद अगला पोर्शन है इसमें किस चीज का? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका क्लास 12th का सीबीएसई का जो सिलेबस है एज इट इज वही फॉलोड है, या हम कह सकते हैं एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। सीबीएसई भी अगर ना कहें तो आईसीसी भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप सिंपली समझिए कि एनसीईआरटी बुक हैज बीन फॉलोड, यानी जो लेवल है वो एनसीईआरटी का लेवल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आपका सबसे पहले नेशनल इनकम, फिर मनी एंड बैंकिंग, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना होता है जिसमें मनी वाला पोर्शन भी पढ़ना होता है, बैंकिंग का पोर्शन भी पढ़ना होता है। मनी सप्लाई के बारे में, बैंक्स के फंक्शंस के बारे में, हर एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मनी का फ्लो है वो कैसे करके रेगुलेट किया जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सीखते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसी के साथ साथ में एक टॉपिक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये सीखने के बाद हम लोग के पास एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि गवर्नमेंट के बजट के कितने सेक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के बजट होते हैं। और एक टॉपिक होता है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसको कई जगहों पे इनकम डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा सेक्शन आपका किस चीज का है? इंडियन इकोनॉमिक्स का। अब इंडियन इकोनॉमिक्स के भी अलग अलग छोटे छोटे लगभग 8 चैप्टर्स हैं जो कि इसके अंदर में इंक्लूड किए गए।
ठीक है, इसके सिलेबस में फिलहाल जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो ये चैप्टर्स आपको एक एक करके दिखाई देंगे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि पॉवर्टी वाला चैप्टर भी लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर्स सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिए गए थे। हो सकता है कि इस बार सीयूटी में से भी इसको हटा दिया जाए या इसको रखा जाए, हालांकि जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता हम लोग इन चैप्टर्स को भी पढ़ लेंगे। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं और सीबीएसई के सिलेबस में जो थे वो 8 चैप्टर्स थे, ठीक है, लेकिन इस बार उसको सिलेबस हटाया गया था, तो माइट बी इसको भी हटा दिया जाए या हो सकता है इसको रख लिया जाए, जैसा भी रहेगा हम लोग पढ़ लेंगे इसको। तो ये टोटल आपके चैप्टर्स हो गए, ये आपका टोटल सिलेबस हो गया फॉर सीयूईटी। बोलिए इतना क्लियर था कि आपको? हाँ, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर डिमांड एंड यूटिलिटी एनालिसिस, फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग अपना आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों को डाउट पूछना हो तो आप लोग यहाँ पे जो फेस टू फेस है फेस टू फेस पूछ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन लाइव कनेक्ट होते हैं आपके पास में एक चैट सेक्शन पे ऑप्शन होता है, वो आप ऑनलाइन लाइव पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डेड में अगर कभी दिक्कत आती है तो वहां पे एक डिस्कशन का एक पोर्शन होता है, जहां पे आपकी क्लासेस होती हैं उसके ठीक बगल में एक डिस्कशन का पोर्शन होता है, वहां पे भी अगर आप कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं तो फिर वहां पे भी उसको आंसर किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? आप लोग बताइए, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड what is the difference between microeconomics and macroeconomics? पहले what is economics exactly? How do we define economics? बोलो। जो आज की एक मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी या इट इज द साइंस ऑफ यूजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। एक और चीज इसके अंदर अगर हम ऐड करें तो इट इज द स्टडी या इट इज द साइंस ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। बढ़ाइए साथ साथ में इसको लिखना शुरू करते हैं। एक इंट्रो के लिए पेज छोड़ दीजिएगा, यहां पे आप ये इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको नहीं लिखवाया, लेकिन एक बार जरूर से इसको लिखिएगा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ using scarce resources which have alternative uses to satisfy maximum needs and wants। तो बेसिकली एक स्टडी है किस चीज को यूज करने का? स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करने का, ऐसे रिसोर्सेज जिनका क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल हैं, ताकि उनसे आप क्या कर सकें, मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकें। ठीक है, इसको आइए समझते हैं। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिसोर्स एकदम अनलिमिटेड, तो उसको कैसे यूज करना है ये हम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में हम कहें फिलहाल ऐसा अपने को लगता है ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, तो क्या हम लोगों को सांस लेते वक्त ये सोचना होता है कि अरे संभल संभल के सांस लेते नहीं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हम लोग उसको प्रिज्यूम करके चलते हैं और है भी अपने पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इन द एयर। तो इट इज द स्टडी ऑफ यूजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। ज्यादा से ज्यादा नीड्स एंड वांट्स को हम पूरा करना चाहते हैं और जिसके लिए हमारे पास में क्या मौजूद है, अल्टरनेटिव
यूजेस। अच्छा, ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे साथ क्या हुआ, हमको कल ही कुछ 50 रुपए मिले और कहा गया कि इन 50 रुपयों को तुम सिर्फ दान पुण्य के काम में लेना। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या मेरे पास उससे जुड़ा हुआ कोई ऑल्टरनेटिव यूज था? नहीं था। हमको एक ही काम करना था उससे, कि हमको दान पुण्य करना था। तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव यूज, तो क्या उस 50 रुपए को लेकर के हमें सोचना पड़ेगा कि उसका क्या किया जाए? नहीं। लेकिन अगर आपके पास अगर 50 रुपए आ जाए इन जनरल, तो आप सोचोगे ना, अरे सर इसकी थोड़ी पार्टी भी कर सकते थे, इससे हम कोई स्टेशनरी भी खरीद सकते थे, चलो 500 ले लेते हैं, 500 का हम स्टेशनरी भी खरीद सकते थे, 500 की थोड़ी पार्टी भी कर सकते थे, थोड़ा इधर उधर हम लोग घूम फिर भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे 500 रुपए का। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस है या नहीं है? तो सोचना वहां पे पड़ता है जहां पे हमारे पास क्या हो, ऑल्टरनेटिव यूजेस। और आप उससे क्या करना चाहते हैं? अपनी मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू सैटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। तो इकोनॉमिक्स के इन जनरल दो अजम्पशंस बनते हैं, दो मेजर, या हम कह सकते हैं 3 मेजर अजम्पशंस बनते हैं। क्या अजम्पशंस बनते हैं? कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, रिसोर्सेज आर स्कैर्स, यानी वो स्कैर्स हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। अगर अनलिमिटेड होते तो हमको सोचना नहीं पड़ता, यानी दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। बोलिए ठीक है क्या? फिर इसके बाद अगला है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस इनके पॉसिबल हैं, अलग अलग जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि आप इससे सेटिस्फाई करना चाहते हैं क्या? मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। अच्छा, मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स का मतलब क्या हम अपनी सारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा नहीं कर सकते? नहीं। कहा जाता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बोलिए क्या? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये इकोनॉमिक्स का एक अजम्पशन है कि ह्यूमन वांट्स को आप कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये तीसरी अजम्पशन है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, दे कैन नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आप उसको कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दे आर अनलिमिटेड। तो ये होती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और ये हो गए इसके बेसिक अजम्पशंस। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन एंड टेल मी डन। डन? ओके। अगला है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। क्या आपको मालूम है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी शब्द में अंतर क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इट इज द स्टडी, एंड इकोनॉमी इज बेसिकली एन एरिया। ठीक है, एक एरिया को कहते हैं इकोनॉमी। जैसे वाराणसी कैन बी एन इकोनॉमी, यूपी कैन बी एन इकोनॉमी, इंडिया कैन बी एन इकोनॉमी। तो एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। तो हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कहा जाता है कि हर एक इकोनॉमी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स की नीड क्यों अराइज हुई? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और उन रिसोर्सेज का हमें यूज करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। तो कहा जाता है हर एक इकोनॉमी में 3 बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके कारण आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स को उसे आंसर करना होता है। कौन सी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं? ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स को कहा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce। बोले क्या क्या? what to produce, how to produce and for whom to produce। what to produce, how to produce
एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि आखिर क्या बनाया जाए। देखिए हर एक इकोनॉमी के पास में कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके पास में एक पीस ऑफ लैंड, एक जमीन है। अब अगर एक जमीन है आपके पास तो आपके पास ऑप्शंस है। ये ऑप्शन है कि आप बना सकते हो उसके ऊपर में एक रेजिडेंशियल हाउस, आप एक इंडस्ट्रियल यूनिट बना सकते हो, आप उसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हो कि नहीं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वैसे ही करके आपके पास कुछ गुड्स है, रॉ मटेरियल है। अब उस रॉ मटेरियल से आप क्या बनाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके पास कॉटन है। अब आप कॉटन से क्या बनाते हो ये आपके ऊपर में निर्भर करेगा। कॉटन से हो सकता है कि आप उसका कॉटन रोल ही तैयार कर लो, या आप हो सकता है टेक्सटाइल तैयार करो। ठीक है, तो आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप उससे क्या बना रहे हो। ठीक है, वैसे ही करके से फॉर एग्जांपल आपके पास में एक रॉ मटेरियल है आयरन। आपके पास में कोई भी एक रॉ मटेरियल, हमने एक बेसिक आपसे इक्विपमेंट लिया कि से फॉर एग्जांपल एक बेसिक मशीनरी है। अब उस मशीनरी से आप क्या प्रोडक्शन करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। एक बहुत कॉमन रिसोर्स होता है मनी, मनी इज ऑल्सो रिसोर्स। अब उस मनी का इस्तेमाल करके आपके पास कैपिटल है, आप उस कैपिटल से क्या बनाना प्रेफर करोगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ब्रॉडली कहा जाता है, आप दो तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। बताइए क्या क्या, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो एक होता है कैपिटल गुड्स, दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। व्हाट आर कैपिटल गुड्स एंड व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। जैसे अगर आपने एक मशीन बनाया तो हम कहेंगे मशीन इज अ कैपिटल गुड, क्योंकि मशीन और फर्दर प्रोडक्शन में मदद करता है। या आपने से फॉर एग्जांपल ऐसे गुड्स बनाए जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें। जैसे से फॉर एग्जांपल हम कहें एक इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होने वाला लैपटॉप या एक इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होने वाले इक्विपमेंट। हम अगर इनफैक्ट एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो इट इज अ कैपिटल गुड। आप अगर एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो इट इज अ कंज्यूमर गुड, बिकॉज हम एक लैपटॉप खरीद के और फर्दर प्रोडक्शन के अंदर में मदद कर रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स मतलब क्या, कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। और कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर ही कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर, बोलो क्या, फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। कंज्यूमर गुड्स यूज्ड बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। कंज्यूमर ही उसको यूज कर। ठीक है, तो कैसे गुड्स बनाए जाए। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। अच्छा, टेक्नोलॉजी आपके पास में अलग अलग हो सकती है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे एक हो सकता है आपके पास में कैपिटल इंटेंसिव मेथड। कौन सा बताओ, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। और एक होता है आपके पास में लेबर इंटेंसिव मेथड। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा क्या होता है, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जिसमें आप पैसे ज्यादा लगाओगे लेकिन आपके लेबर इनपुट कम लगेगा। जब ज्यादा मशीन खरीदेंगे तो एक बार में पैसे तो ज्यादा लग जाएंगे। अब उनको छुटपुट छुटपुट करके पैसा नहीं देना, एक बार में हमारा मशीनरी पे पैसा ज्यादा लग गया और अब उसके कारण हमको लेबर कम लगाना होगा। या तो फिर कम मशीन रखेंगे, लेबर ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा, लेबर को तो थोड़ा थोड़ा महीना महीना करके पैसा देंगे, तो एक बार में कैपिटल कम लगता है। तो या तो कैपिटल इंटेंसिव जिसमें एक बार में मशीन खरीद के ले आओ और लेबर कम लगेगा, या तो फिर लेबर इंटेंसिव जिसके अंदर में आपकी लेबर ज्यादा लगेगी लेकिन मशीन कम लगेगा।
अच्छा, इंडिया ज्यादा क्या प्रमोट करता है? लेबर इंटेंसिव वो चाहता है, क्योंकि कैपिटल की कमी है। लेकिन ऐसा तो हर किसी के साथ तो है नहीं। अब आप मुकेश अंबानी से जाके कहेंगे कि भाई तुम लेबर इंटेंसिव तरीका ही यूज करो, तो वो तो कहेगा कि हमें लेबर इंटेंसिव यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि पैसा क्या है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है अपने पास। हमको देखना है कि प्रॉफिट किस में ज्यादा है। हो सकता है कहीं पे उसको लेबर ज्यादा इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा नजर आए, हो सकता है कि कहीं पे मशीन ज्यादा इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा नजर आए। यस और नो? अब कहीं पे छोटा काम है तो फिर वहां पे बड़ी सी मशीन तो लगा नहीं सकते, और कहीं पे बहुत बड़ा काम है तो सिर्फ लेबर से तो काम चलेगा नहीं। तो कैपिटल इंटेंसिव लगाना है या फिर लेबर इंटेंसिव लगाना है, ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको डिसाइड करेंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अपने प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचती है। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करेगी? वो अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखेगी कि हमें लेबर इंटेंसिव इस्तेमाल करना है या कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन एक सोशलिस्ट इकोनॉमी देखती है कि सोशल वेलफेयर किस में ज्यादा होगा, उसके हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करेगी। तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अच्छा, फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर में क्या होता है? किसके लिए बनाया जाए? जैसे से फॉर एग्जांपल, चलो हमने वो टेक्सटाइल का एग्जांपल लिया था। अब टेक्सटाइल अगर आप बना रहे हैं, कोई कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़े अलग अलग तरह के बन सकते हैं ना। एक होता है बहुत लग्जूरियस कपड़ा, वो हर किसी के लिए तो होगा नहीं। ठीक, हम कहें कि चलो अच्छा 3,000 रुपए पर मीटर का कपड़ा है, अब वो हर किसी के लिए हो सकता है ना हो, हर कोई उसको अफोर्ड ना करे। और एक तरफ में हो सकता है कि 200, 400, 500 रुपए, वो हर किसी के लिए हो सकता है, या फिर वो एक जनरल मास के लिए हो सकता है। तो आप किसके लिए बना रहे हो? फॉर द रिच क्लास और फॉर द जनरल क्लास। ठीक है, और इसमें यह भी रहता है कि आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो। एक तो हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच या जनरल क्लास, ये तो इसके अंदर में रहता ही है। दूसरा इसके अंदर में रहता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करके कर रहे हो। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप किस प्रकार कर रहे हो? जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो सकती है ये समझो। मान लीजिए मान लीजिए आपने 20 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट बेचा, ₹20 का आपने कोई एक प्रोडक्ट सेल किया। अब ये 20 रुपया कैसे करके बटेगा? ये 20 रुपया कैसे करके बटेगा? तो ये बटेगा बिटवीन द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बटेगा बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, लैंड के बदले आप क्या देते हैं? रेंट। लेबर के बदले क्या पे करते हैं? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? प्रॉफिट। तो जो भी आप कमाई कर रहे हैं, मान लो 20 रुपए आपने एक प्रोडक्ट से कमाया, वो अल्टीमेटली किस में बटेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो कुछ हिस्सा रेंट के तौर पे बटेगा, कुछ हिस्सा वेजेस में बढ़ जाएगा, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और कुछ बाकी का बचा प्रॉफिट। आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट हो गया ना, जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका इंटरेस्ट। ये क्लोज्ड इकोनॉमी हो या कोई सी भी इकोनॉमी हो, वो अलग होता है। CIG(X-) वो अलग हो गया, वो चीजें अलग है। यहाँ पे हम फिलहाल सिंपल एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमी की बात ही नहीं होती हो रही है। हम बात कर रहे हैं एक फर्म अगर कुछ आउटपुट बनाती है, एक प्रोड्यूसर अगर कुछ आउटपुट बनाता है। जैसे हम अगर आपसे पैसा लेते हैं, मान लीजिए हमने आपसे 1000 रुपए लिए,
अब वो 1,000 रुपए कैसे करके बटेंगे? हम उससे कुछ सैलरी बांटेंगे, हम उसी से किराया देंगे, हम उससे अपना प्रॉफिट भी रखेंगे, और हमने या बाकी लोगों ने जिन्होंने इसमें पैसा लगाया होगा वो उससे इंटरेस्ट भी रिकवर करेंगे। ऐसे ही ना करके बंटवारा होगा। और क्या बंटवारा होगा? अब हो सकता है आप कहें सर आप तो और बाकी खर्चे भी तो दे रहे होंगे, अरे इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें, तो ये सब किस में चला जाता है? कैपिटल में। ये सारे के सारे खर्चे किस में चले जाते हैं? कैपिटल में। तो बेसिकली ये सारे के सारे खर्च और प्रॉफिट मिला करके इतने में बटेगा ना। हाँ, आप इसमें मान के चल रहे हैं कि टैक्सेस नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि टैक्सेस वगैरह नहीं है, तो फिलहाल उसको इग्नोर करेंगे। अब कितना प्रोपोर्शन किस में बटेगा ये हमको डिसाइड करना होता है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताया जाता है कि हाउ इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कह दिया कि मान लो 4 रुपए का रेंट होगा, 10 रुपए की वेजेस होंगे, और 2 रुपए का इंटरेस्ट होगा, और बाकी का 4 रुपया प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या? रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर क्या ले जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इट कैन बी आइदर कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाना है, और एक और इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि किस प्रकार से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब इसी को हम लोग और पलट सकते हैं कि नहीं पलट सकते? हो सकता है कि वेजेस में कम बांटें पैसा। अच्छा, जितना ज्यादा आप वेजेस में बांटते हैं आप कहते हैं कि उतना ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक होता है कि बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि अच्छा वर्कर्स को भी मिल रहा है, हमको प्रॉफिट भी मिल रहा है। एक होता है कि वर्कर्स को बहुत कम पैसा मिले, इनको 5 ही रुपया मिले, बाकी सब में पैसा बढ़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? तो वो चीजें भी हम लोग किसमें देखते हैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि इनकम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किसके बीच में? बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में इनकम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए लिख लीजिए इसको भी। Come on, please note it down fast. डन। अच्छा, इसके बाद हम लोग को समझना है कि दो प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, हालांकि कई और भी डिफरेंसेस होते हैं। फिलहाल हम आपको दो सिखा रहे हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बोलिए क्या क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, या उसकी सिचुएशन अच्छी है या नहीं है। सुनना ध्यान से। एक होता है फैक्ट्स। हमने आपसे कहा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है, ये चलो 5.6% है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6%, और हमने कहा इट इज वेरी स्लो, या फिर इट इज बेटर एज कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये हम इसकी एनालिसिस करते हैं। जब हम उसकी एनालिसिस करके अपना कमेंट प्रेजेंट करते हैं कि ये अच्छा है खराब है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव। तो ये कहना कि ये अच्छा है खराब है, 7% होना चाहिए, जब इस प्रकार से कहते हैं तो उसे कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक होता है कि क्या करंट सिचुएशन है, दिस इज पॉजिटिव, और क्या होना चाहिए, इट इज नॉर्मेटिव। ठीक है। तो हम लोग कई जगहों पे सुनते हैं पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस मतलब क्या है वो एक्चुअली, और नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है। इट टेल्स
व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, ये क्या इकोनॉमी की सिचुएशन है ये बताता है। इट इज बेस्ड ऑन, अच्छा ये पास्ट के ऊपर बेस्ड होता होगा कि फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होता होगा? पॉजिटिव, बेसिकली वही प्रेजेंट या पास्ट फिगर्स को ही बताएगा ना। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द पास्ट, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है जो कि आज के थे या पास्ट के थे, पास्ट के थे, ठीक। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द पास्ट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या है? इट टेल्स व्हाट शुड बी, बोले क्या, व्हाट शुड बी द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, क्या सिचुएशन होनी चाहिए इसके बारे में कौन बताता है? नॉर्मेटिव। क्या सिचुएशन है इसके बारे में कौन बताता है? पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए? नॉर्मेटिव। क्या है? पॉजिटिव। जैसे बताइए, जीडीपी ग्रोथ रेट इज, एग्जांपल, जीडीपी ग्रोथ इज 5.6%, दिस इज क्या? पॉजिटिव। जीडीपी ग्रोथ इज स्लो, ये क्या है? नॉर्मेटिव। इट शुड बी 7%, ये क्या है? नॉर्मेटिव। ये पास्ट के फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है फ्यूचर, ये बताता है कि, अच्छा फ्यूचर भी कहना गलत होगा, ये फ्यूचर भी कहना गलत होगा क्योंकि हमेशा फ्यूचर के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट को एनालाइज करता है, ये पास्ट को क्या करता है? एनालाइज करता है कि वो अच्छा था, खराब था, और क्या आगे होना चाहिए। यू स्टडी फॉर 5 hours, इट इज गुड, इट इज बैड, इट शुड बी मोर, ये सारी की सारी चीजें क्या है? हमारी नॉर्मेटिव, ठीक है। अच्छा एक और समझना बात को, जैसे कहा जाता है कि कोई भी एक पॉजिटिव फैक्टर, मतलब ये है तो है, बाकी क्या होना चाहिए ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। हमने कह दिया ये ऐसे है तो वो वैसे होगा, भाई ठीक है, एकदम फैक्ट है, ठीक है। हमको तब तक प्रोडक्शन करना चाहिए जब तक प्रॉफिट हो, लॉस पे प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, हर कोई इसको फॉलो करेगा, उसमें कोई अंतर तो है नहीं, इट इज इक्वल फॉर एवरीबडी, ठीक है। वी हैव इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, है ना। ये सब हर किसी के लिए एक है ना। एक है नॉर्मेटिव जिसमें हमारी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, यहां पे आप लिख सकते हो इट इन्वॉल्व जजमेंट, इट इन्वॉल्व्स क्या? जजमेंट, ये जजमेंट इन्वॉल्व करता है, हेंस इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कौन सा बताइए? नॉर्मेटिव वाला। लेकिन जो पॉजिटिव है, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। बोलिए ठीक है यहां तक?
यहां तक ठीक है? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट सर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो सर माइक्रो और मैक्रो क्या होता है ये बता दीजिए। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, अच्छा ये बताइए, मार्केट मार्केट डिमांड के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? मार्केट डिमांड माइक्रो क्यों? वो तो पूरे मार्केट का हो गया। पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं है, बिल्कुल सही। इकोनॉमी में कई सारे मार्केट्स आ जाएंगे ना, तो जब पूरी इकोनॉमी का लेंगे तो उसे क्या लेते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी से छोटा यूनिट अगर हम लेंगे तो उसे किस में लेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है ये समझने के लिए पहले आप समझिए इकोनॉमी शब्द का मतलब क्या। इकोनॉमी कोई भी एक एरिया है, इकोनॉमी कोई भी एक एरिया है जहां पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लेते हैं। जैसे हम से फॉर एग्जांपल अगर कहें तो वाराणसी भी एक इकोनॉमी है। अरे वाराणसी छोड़ो, ये जो एरिया है अपने यहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लोहराबीर एरिया इस एरिया का नाम है, तो ये एरिया भी एक इकोनॉमी है। तो कोई भी एरिया एक इकोनॉमी हो सकती है जहां पे इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। यहाँ पे हम हैं और भी तरह तरह की चीजें हैं कि नहीं है? यहाँ पे तरह तरह के मार्केट्स भी हैं, यहाँ पे बिजली का मार्केट भी है, यहाँ पे दवाइयों का मार्केट भी है। तो एक इकोनॉमी एक एरिया है जिसके अंदर ढेर सारे मार्केट्स हो सकते हैं, जिसके उस मार्केट के अंदर में ढेर सारे बायर और सेलर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। तो एक इकोनॉमी एक एरिया है जिसके अंदर इकोनॉमिक यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, जैसे पूरी इकोनॉमी की इनकम, उसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल इनकम, इकोनॉमिक इनकम, कुछ भी कह सकते हो, या पर कैपिटा इनकम, या जीडीपी, या हम कहें फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए रहती हैं कि पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, पूरी कितना इकोनॉमी से कितना पैसा जा रहा है। अच्छा, इसी को समझने के लिए एक टर्म समझो, एग्रीगेट डिमांड। कौन सा डिमांड? अब आप ये समझो, अब आप ये समझो कि मान लो एक इकोनॉमी है, ठीक, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे समझो ये एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी के अंदर में एक क्लोथ्स का मार्केट है, ठीक, और ये है मेडिसिन का मार्केट, और एक है फूड मार्केट। इसके अंदर में लगभग एक दिन में 100 यूनिट्स बिकते हैं और इन 100 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो है 5000। इसके अंदर में 200 यूनिट्स बिकते हैं जिसकी टोटल वैल्यू है 4000 और इसके अंदर में 50 यूनिट्स बिकते हैं जिनकी वैल्यू है 1000। अब आपसे पूछा जाए कि क्लोथ्स के मार्केट की डिमांड कितनी, तो उसे कहेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड 100 की है। फूड के मार्केट की डिमांड 200 यूनिट की है। मेडिसिन के मार्केट की डिमांड 50 की है। पूरी इकोनॉमी की डिमांड कितनी है? क्या हम इसको 100, 200, 300 और 50, 350 कहते हैं? नहीं, ये तो क्लोथ्स के यूनिट्स हैं, कपड़े। ये फूड का यूनिट अलग है, मेडिसिन के बैचेस अलग है। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को जोड़ते हैं। हम कहेंगे कि पूरी इकोनॉमी में 5, 4, 9 और एक 10,000 की डिमांड है। तो जब पूरी इकोनॉमी की डिमांड निकालते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या नाम होता है? एग्रीगेट डिमांड। ये हम लोग सीखेंगे। और जब हम लोग इकोनॉमी से छोटा, अभी हम कह रहे थे एक पर्टिकुलर मार्केट, इस मार्केट के अंदर में अलग अलग बायर हो सकते हैं, तो हर एक बायर की डिमांड इज सिंपली इंडिविजुअल डिमांड और पूरे के पूरे मार्केट की डिमांड इज मार्केट डिमांड। लेकिन ये मार्केट इकोनॉमी से छोटा यूनिट है या नहीं है? तो हम कहेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड दोनों ही किसके अंदर में आ गया? इंडिविजुअल डिमांड कह लो या मार्केट डिमांड कह लो, दोनों ही किसके अंदर आ गया बताइए?
माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? It is the study of an individual economic unit. It is the study of economy as a whole. पूरी इकोनॉमी की स्टडी हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है आपका क्या? जीडीपी. अच्छा, पर कैपिटा इनकम किस में आएगा? पर कैपिटा इनकम किस में आएगा, माइक्रो में या मैक्रो में? पर कैपिटा इनकम, हाँ, माइक्रो या मैक्रो? जीडीपी मैक्रो में है, तो पर कैपिटा इनकम नहीं, वो भी मैक्रो में होएगा. अरे पर कैपिटा इनकम भी आप किससे निकालते हैं? नेशनल इनकम से ना. तो पर कैपिटा इनकम इन एन इकोनॉमी होता है ना, तो वो भी किसका फिगर हो जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है. हाँ, माइक्रो के अंदर में आप एक इंडिविजुअल की इनकम अलग से निकाल सकते हैं, उसकी इंडिविजुअल इनकम होगी, और उसके लिए कोई ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है, हम लोग उसकी अलग से स्टडी नहीं करते हैं कि एक इंडिविजुअल की इनकम निकालो. लिखा? लिख लिया? चलिए, ये जो वर्ड है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा. हम लोग शुरुआत किसके साथ करने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ. अच्छा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसे कहा जाता है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. मैक्रो, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. इट हैज गॉट लेसर कॉम्प्लेक्सिटी. क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? पूरी इकोनॉमी के लिए है, और इसके अंदर में ना इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करता है. इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो फिर दिक्कत. यस और नो? अच्छा, हम कहें इकोनॉमी भी अच्छा चल रहा है, पॉलिटिकली भी सही है, लेकिन इन्वायरमेंटल अनस्टेबिलिटी होगी तब दिक्कत. हम कहें कि अब मान लो सब अच्छा चल रहा है इकोनॉमी के अंदर में, सब ठीक है, लेकिन कोल्ड वेव के कारण दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट हैज गॉट नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि कंपेरेटिवली लेसर फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए लेसर कॉम्प्लेक्सिटी रखता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अच्छा, आपसे कह रहे थे कि ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, वर्ड इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव हुआ है? ये हम यूजुअली शुरुआत में ही बता देते हैं.
लेकिन स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करना रह गया, तो अभी बताइए कि वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ। इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज ओइकोनोमिया। क्या नाम है इसको बताइए? ओइकोनोमिया। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। What does it mean? It means household management. क्या मतलब है इसका? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। इसमें भी अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब होता था। ओइको का मतलब हाउसहोल्ड हो गया, नोमिया का मतलब उसकी अकाउंटिंग हो गई बेसिकली। तो हाउसहोल्ड के लिए अकाउंटिंग करना या उसका मैनेजमेंट करना। तो पहले क्या था, शुरुआत में इसे कहा जाता है कि एक तरह से ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि राजा महाराजाओं की जो ट्रेजरी थी उसकी मैनेजमेंट के तौर पे। फिर उसके बाद धीमे धीमे आपका ये इंडिविजुअल्स के लिए यूज किए जाने लगा। मतलब शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ही हुई थी। जैसे आपने चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में सुना होगा, सुना है? तो वो क्या था कि बेसिकली राजा को कैसे कैसे करके अपनी वेल्थ को मैनेज करना चाहिए, कैसे करके उसको बंटवारा करना चाहिए, टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने चाहिए, ये सब का सब इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट आता है। समझ गए? तो ये शुरुआत हुई थी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, फिर इसको धीमे धीमे एक हाउस होल्ड या एक इंडिविजुअल लेवल पे भी पढ़ा गया। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स ये शब्द है ये कहीं ना कहीं आया है इकोनोमिया, विच मीन्स क्या? हाउस होल्ड मैनेजमेंट से। ठीक है, यहां तक क्लियर था? इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपको मेनली इतनी ही चीजें पढ़नी है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आपको इतना ही चीजें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसके असम्पशंस क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा आगे डिमांड और यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। ठीक है, आज के सेशन में हम लोगों ने इसका एक ओवरव्यू जाना कि आखिर क्या क्या अपने सिलेबस में है, कैसे कैसे करके हम लोग को पढ़ना होगा। अब देखिए, जैसे अब आपने अभी इसकी पढ़ाई कर लिया, अब आप इसके एमसीक्यूज को कैसे कैसे करके प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हमने आपको यूटिलिटी तो पढ़ाया नहीं है, डिमांड एंड यूटिलिटी एनालिसिस, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखाते हैं कि इसके एमसीक्यूज आपको कहाँ कहाँ पे या कैसे कैसे करके अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बुक अभी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई गई है शायद। तो ये बुक जो आप लोगों को मिल जाएगी, ये वाली जो बुक आपको दिखा रहे थे, इसके अंदर में आपको हर एक चैप्टर में लास्ट में कहीं ना कहीं एमसीक्यूज दिखाई देंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसके एमसीक्यूज, वैसे ही करके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर के बाद तो कोई भी एक पोर्शन आपको ओपन करके दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें। ये एमसीक्यूज भी आपके साथ में एक नए सेशन, एक फ्रेश सेशन से डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, ये एक आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये चैप्टर आपका जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद आपको इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके बाद आपको इसके एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना यही है कि एक चैप्टर पढ़ना है और इसके बाद इस चैप्टर के पूरे एमसीक्यूज लगाने हैं। ये जो इंट्रोडक्शन और यूटिलिटी वाला पार्ट है, ये हम लोग एक साथ अपने एमसीक्यूज के अंदर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजुअली हमारा जो पैटर्न होगा वो यही होगा कि हम लोग एक चैप्टर फिनिश करेंगे, उसके बाद उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को वहीं पे हैंड बाय हैंड, साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बुक आप लोगों को पहले अवेलेबल हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते हैं। कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं क्या? कोई डाउट आप लोग आज के डिस्कशन में से यहाँ से पूछना चाहते हैं क्या? इसमें से आज के डिस्कशन में से कोई डाउट? हाँ, नहीं? एमजीकेपी में भी ऑलमोस्ट आपके सेम है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट। एज सच डोमेन रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में आते हैं।